नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं और अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं। ये उम्मीद इसलिए करनी पड़ रही है कि आजकल जो हालात बने हुए हैं उसमें काफ़ी नकारात्मक खबरें आ रही हैं, लेकिन इन्हीं नकारात्मक खबरों के बीच सरकार की नाकामी है या नहीं, बहुत कुछ हो पा रहा है या नहीं, इन सभी दावों, इरादों, आशंकाओं के बीच कुछ उम्मीद की किरणें भी दिख रही हैं और वो उम्मीद की किरण आ रही है अदालतों से। तो आज इंडिया लीगल में हम बात कर रहे हैं इन्हीं कुछ उम्मीद की किरणों की और कोरोना की स्थिति में अदालतें किस तरह से सक्रिय हुई हैं, जजेज क्या इतने सक्रिय हो गए हैं कि सरकार को उन्हें बताना पड़ रहा है कि आखिर सरकार क्या करे क्या नहीं करे। ये सरकार की निष्क्रियता है या जुडिशरी की अति सक्रियता, इन दोनों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और आज जिस हालात को हम देख रहे हैं, अदालतों में इन दिनों सख्त हिदायतों और कठोर निर्देशों की गूंज सुनाई दे रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस वक्त देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर रोज़ 4 लाख या उससे भी अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। इन विषम हालातों में केंद्र की ओर से ये आशंका जता दी गई है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकना संभव नहीं है। सरकार बेबस दिख रही है। कोरोना काल में अस्पतालों के हालात लंबे वक्त से लगातार खराब ही होते जा रहे हैं। बेड्स की कमी ने अस्पतालों के दरवाजे एक तरह से मरीजों के लिए बंद कर दिए हैं। वहीं कृत्रिम ऑक्सीजन की कमी ने उखड़ती सांसों को और ज़्यादा कम कर दिया है। हालात जब सरकार के हाथों से निकलते हुए दिख रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को मामले का स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार से महामारी के कारण पैदा हुई खतरनाक स्थिति को काबू में करने की सरकार की तमाम कोशिशों के बारे में जानकारी मांगते हुए नोटिस जारी किया और राष्ट्रीय प्लान की मांग भी इसके तहत की गई। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय प्लान अभी तक नहीं मिला है कोर्ट को। तब से लेकर अब तक लगातार देश की तमाम अदालतों में सुनवाइयां चल रही हैं। हर जगह सरकारें कटघरे में हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कह चुका है कि वो मूक दर्शक बनकर तो नहीं बैठ सकता। समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए कोर्ट अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। ये सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है और देखा जाए तो हो भी यही रहा है। कोविड के हालात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वैक्सीन के दाम, ऑक्सीजन की कमी और फंड के मामलों में राज्य सरकार लगातार केंद्र पर पक्षपात और अनदेखी का आरोप लगाते दिख रहे हैं। इन हालातों में कोर्ट केंद्र और राज्य के आपसी संवाद को दुरुस्त करने के लिए भी मध्यस्थता करता हुआ दिख रहा है। कोर्ट सुझाव और निर्देश दे रहा है, सीधे और कड़े सवाल भी पूछ रहा है और जब हद हो जा रही है तो फटकार तक लगा रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर मदद मांगने पर किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट ने तो कोर्ट में ही एक सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवाने के लिए उसके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज करने की, क्यों न हत्या का केस दर्ज कर दिया जाए, इतनी तक चेतावनी दे डाली। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर अवमानना का मामला करने की धमकी दी। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और उनका स्पष्ट निर्देश रहा कि हम अधिकारियों को जेल भेजकर किसी तरह का हल, किसी तरह का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। जरूरी है कि इस वक्त लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मिले। सरकार से सीधे और कड़े सवालों का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोरोना के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण की नीति क्यों नहीं बनाई गई है, टीका अलग अलग कीमतों पर क्यों मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अस्पताल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की बार बार सलाह दी है। पहचान प्रमाण की कमी के लिए अस्पताल में भर्ती आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं करने का निर्देश दिया है। कालाबाजारी को रोकने के लिए स्पेशल टीम बनाने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन की कमी को सुलझाने की भी लगातार कोशिशों
में हम देख रहे हैं कि कोर्ट रूम के अंदर ये कोशिशें जारी हैं। जाहिर है कि सरकार को दिशा निर्देश देकर दिशा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसे जुडिशियल ओवर रीच भी कह रहे हैं। खासकर सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं और ये जुडिशियल ओवर रीच है, जिस तरह से लगातार अदालतें हमें निर्देश दे रही हैं और वो भी इस स्थिति में। लेकिन जब सरकार और प्रशासन फेल हो जाए या फेल होती हुई दिखे और लोगों की जान बेहद सस्ती हो जाए, जब लोग सड़कों पर मरने लगें, श्मशान तक में जगह न मिले, जब लोग केवल सरकारी सुविधाओं की कमी की वजह से या सरकार की अभी तक एक खास क्षेत्र में, जिसके लिए हम स्वास्थ्य का क्षेत्र कह सकते हैं, उसमें अनदेखी की वजह से लोगों की जानें जाने लगें, तो क्या जुडिशियल ओवर रीच नहीं होना चाहिए? क्या जुडिशियल ओवर रीच ही केवल समाधान नहीं है? हालात तो समझे। वैसे सवाल ये भी है कि क्या ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कीमत जैसे तकनीकी मसलों को अदालतें सफल तरीके से सुलझा सकती हैं? सवाल ये भी है कि क्या कोविड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कोर्ट लंबे वक्त तक उठा सकेगी? क्या अदालतों में सिर्फ कोविड से जुड़े मसलों पर सुनवाई होना दूसरे मामले के पक्षकारों के संवैधानिक हितों का नुकसान नहीं है? सवाल कई और भी हैं और ये भी समझना ज़रूरी होगा कि इस जुडिशियल ओवररीच की वजह से कहीं एक रास्ता तो नहीं खुल रहा जिसका कल को दुरुपयोग भी होने लगे। इन तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जिसको कहा जाए कि एक उम्मीद की किरण तो अदालतें ही आज के दौर में आम जनता के लिए हैं और इसीलिए अदालत अपनी जिम्मेदारी की चौखट को लांघते हुए अगर व्यवस्था को दुरुस्त करने में सफल रहती है तो लाखों करोड़ों लोगों की जानें बचेंगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको पिछले दिनों अदालत ने कोविड प्रबंधन में ढील पर सरकार को किस तरह आड़े हाथों लिया, उसकी एक झलक टिप्पणियों के आधार पर आपको दिखाते हैं और उसके बाद अपने खास पैनल के साथ आज इस खास इंडिया लीगल में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो मौजूदा स्थिति है उसे हमें कैसे समझना चाहिए, अदालतों की इस सक्रियता को किस तरह से लेना चाहिए और आने वाले समय में ये सक्रियता कहीं किसी और रुख की ओर न मुड़ जाए और लोग इसका गलत लाभ न उठाने लगें, इसके लिए किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है और साथ ही सरकार के इस फेल्योर में, सरकार की इस असफलता को किस तरह से अदालतें अपने निर्देशों को के अनुसार उसे एक सही रास्ते पर सरकार को ला सकेंगी और सरकार ही नहीं केंद्र और राज्य के बीच तालमेल स्थापित करा पाएंगी और जो हमारी 130 करोड़ जनता इस वक्त पीड़ित है उसे राहत की सांस दे पाएंगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि अदालतों में जब कोविड-19 के मामले गए हैं तो जजेज, जो न्यायाधीश हैं, जो आमतौर पर जिनकी भावनाएं बहुत स्पष्ट नहीं आती हैं सबके सामने, कितना उनके दिल को दुख पहुंचा होगा, कितना उनके अंदर भी शायद क्रोध आया होगा जब आम जनता को सड़कों पर मरते, कराहते और शमशान में जलाने की जगह तक नहीं पाते देखा होगा उन्होंने। तो किस तरह की टिप्पणियां उनके ज़बान से निकली, उनके फैसलों में दिखी, देखिए। कोविड की हालात को सरकार मैनेज करने में जिस तरह से असफल होती दिखी है, उस पर अदालत ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। पिछले दिनों की तल्ख टिप्पणियों से ये बात बेहद साफ होती है। एक नजर डालते हैं कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों पर। 19 अप्रैल 2021 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, हम इस बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं। 20 अप्रैल 2021 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, दिनों में नहीं घंटों में मिले रेमडेसिविर। 21 अप्रैल 2021 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या चुराइए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। 22 अप्रैल 2021 कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, गाइडलाइन जारी करके खुद बच नहीं सकते। 26 अप्रैल 2021 मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस चलना चाहिए। 27 अप्रैल 2021 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सिस्टम सुधारिए, आपसे नहीं हो रहा है तो हम केंद्र के अधिकारी लगाएंगे। 27 अप्रैल 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति पेश करें।
30 अप्रैल 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत साझा करते हैं तो कार्रवाई ना हो, ऐसा करना अवमानना होगा। 2 मई 2021 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई होगी। 3 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरने नहीं दे सकते हैं। 3 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रमाण पत्र नहीं तो भी अस्पताल में भर्ती करने और दवा देने से मना नहीं किया जा सकता। 4 मई 2021 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, केंद्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध दी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। 5 मई 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से मौत नरसंहार है। 6 मई 2021 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार न करे दिल्ली सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये कुछ टिप्पणियां थी जो ये इस बात को स्पष्ट कर रही हैं कि अदालतों में किस तरह से इस वक्त भावनाओं का दौर भी जारी है, और क्यों न हो, जो तस्वीरें हमारे और आपके सामने दिन रात दिखाई दे रही हैं, जो हमारी आंखों से नींद चुरा चुकी हैं, जजेस भी इस बात से परेशान हैं। और सरकार की जो नाकामी है इस क्षेत्र में, जो एक तरह से सरकार फेल दिखाई दे रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जाहिर सी बात है कि इसका सीधा सीधा भुगतान आम जनता कर रही है। और अब ऐसे में कौन सी स्थिति बन सकती है, अदालतों की इस भूमिका को हमें कैसे लेना चाहिए, किस तरह से हमें स्थिति में सुधार करने की उम्मीद करनी चाहिए, और आने वाले भविष्य में किस तरह की स्थितियां हमें दिखेंगी, किस तरह की तस्वीर हमें दिखेगी, ये हम जानेंगे। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश सिंह स्काइप से जुड़ रहे हैं, पूर्व वीसी दिल्ली विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस विमलेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रान करंजावाला वरिष्ठ अधिवक्ता और मैनेजिंग पार्टनर करंजावाला एंड कंपनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, और इस सुकून के साथ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कोविड से बचे हुए हैं। मैं उन तस्वीरों को, सर आपने देखा होगा हमारे पैकेज में भी, और लगातार अखबार में और मीडिया में आप उन तस्वीरों को हम सभी देख रहे हैं, जो हम सभी के दिल को दहला देने वाली हैं। डॉक्टर दिनेश सिंह, मैं आपके पास आऊंगी। क्या यही स्थिति ऐसी रही है जिसकी वजह से अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, जो आमतौर पर बहुत जल्दी, पिछली बार भी हमने देखा था जब पैंडेमिक आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी नहीं की थी स्वतः संज्ञान लेने में और मामले की सुनवाई करने में। अब जब देखा गया कि सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है, इसकी वजह से आपको लगता है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को आउटरीच करना पड़ा, और जिसके लिए कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जुडिशियल आउटरीच है। किन स्थितियों में आप देख रहे हैं इन टिप्पणियों को? मैं जैसा समझ रहा हूँ, पूरी परिस्थिति से तो मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन जितना समझ में आ रहा है मुझे जी, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो बीते दिन है पिछले कुछ वर्ष में, मैंने देखा कि मोटा मोटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच रखता है जी। परंतु आज की जो परिस्थिति है उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ मजबूरियां आ गई हैं। देखिए, ऐसे लोकतंत्र में 3 स्तंभ जो होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो आपकी लेजिस्लेटिव विंग होती है जी, ये आपस में एक तालमेल रखते हैं, एक संतुलन रखते हैं, समन्वय रहता है, और उसी के आधार पर एक लोकतंत्र राष्ट्र जो है चलता है। जब थोड़ा संतुलन टूटने लगता है तब किसी न किसी स्तंभ को आगे बढ़ना पड़ता है। तो जिस तरह दिख रहा है देश इस समय संकट में है, और ये किसी का विरोध नहीं समझना चाहिए। वो संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी किसी स्तंभ को ज्यादा वजन उठाना पड़ता है, ज्यादा भार लेना पड़ता है जी। तो मैं उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है ये अभी इस समय शायद आवश्यक था। ये मेरी अपनी अवधारणा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बख्शी इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। डॉक्टर बख्शी, हाउ डू यू सी दी proactive approach of courts regarding the COVID situation? Do you think it's a real judicial outreach? I think we should all participate
we are all together in this fight against COVID, and particularly its vicious second phase, and maybe a third is coming. So it's important to act together, and all the institutions of state should also work together in harmony and with a sense of urgency. And if judiciary is able, as it is demonstrated, is able to expedite decision making by the administration and help to smooth out the process, it is beneficial to us all. So I think it's a judiciary doing a great service. It should not be regarded as interference. Now, a species of judicial co-governance of the nation. And anybody who has studied the Supreme Court for long as I have knows the Supreme Court without overtly interfering in policy matters, which are left to the executive, and laws which are left to the legislature. From time to time, have given direction. Take social action litigation, for example. The entire public interest litigation is generally called, is based on direction. And the address to the executive, the administration. And since 1980s. So we should not call it interference or overreach. This is normal judicial process. When petitions are filed, especially in the Article 32, the right to constitutional remedies, then all the more reason we can't call it an overreach, because it is judiciary doing its duty at 32. It's also doing its duty as its sole amount of powers and jurisdiction. Although not moved by Article 32. Article 142, which says duty to do complete justice in a case of controversy. And obviously, Supreme Court, High Courts are behaving as responsible constitutional authorities. बिल्कुल जस्टिस विमलेश शुक्ला, जाहिर सी बात है कि हम सभी ये मानते हैं कि जुडिशरी अपना काम कर रही है, जो काम सरकार को, लेकिन जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि जो काम सरकार को करना चाहिए वो जुडिशरी करने लगी है, और खासकर जुडिशरी की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से, जजों की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं उसको लेकर लोग काफ़ी संवेदनशील हो रहे हैं, खासकर सरकार की तरफ से। जब एक न्यायाधीश अगर ये कहते हैं कि हम इस बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं, जब इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं कि आप बेग बोरो स्टील, आप कुछ भी कीजिए लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए, क्या आपको लगता है कि ये जो टिप्पणियां हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, ये कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आने वाले समय में एक अलग तरह की मिसाल पेश करेगा और एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा? देखिए, स्थिति ये है कि जजेस भी ह्यूमन बीइंग हैं जी, और जो समाज में हो रहा है ये उनसे अनदेखा नहीं है। और कोर्ट ने भी इंटरवीन इन सब मैटर्स में इसीलिए क्या है, उन्होंने कहा कि हम भी ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन कैलमिटी है, तो हम इसमें इंटरवीन जरूर करेंगे। और कल जो एक जजमेंट आया है मद्रास के रेफरेंस में जी, इसमें इसका संपूर्ण उत्तर दिया गया है जस्टिस चंद्रचूड़ जी के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि थोड़ा संवेदनशील कोर्ट को जरूर होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब वार्ता होती है तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती है, पर कोर्ट अपने भावनाओं को उजागर करता है। बट कोर्ट ने कहा कि रेस्ट्रेन करना चाहिए, और वो जो जजमेंट है अपने आप में बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, और एक गाइडलाइन है हाई कोर्ट्स को कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ऐसे मैटर्स को डील कर रहे हो तो कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो अपोजिशन पार्टीज के द्वारा या द्वारा जो है एज अ टूल यूज किया जाए जी। तो क्वेश्चन सारा ये है, जजेस भी ह्यूमन बीइंग है, अगर उनके ये रिमार्क था तो उसी कंटेक्स्ट में लेना चाहिए कि उनकी एंग्विश है, नथिंग बियॉन्ड इट। वो फील नहीं करते कोई को आपको फांसी देने जा रहे हैं, आप टीका देने जा रहे हैं, वो ये चाहते हैं ग्राउंड रियलिटीज जो है, जो ह्यूमैनिटी सफर कर रही है वो सफर न करे, तो सफरिंग को कम करने के लिए ये उनके एक कहने का एक अंदाज जो इसी सेंस में लेना चाहिए,
beyond it. जी, रान करंजावाला, डू यू थिंक सर कि जो मीडिया रिपोर्टिंग है, जजेज की जो स्टेटमेंट्स हैं और मीडिया रिपोर्टिंग है, इसकी वजह से कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ रहा है? As far as the strong observations made by the Madras High Court were concerned, Sir. they were made, I understand, orally, and they were not observations in writing. Sir. Sometimes ये गर्मा गर्मी में जब बहस होती है, Sir. तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी चीजें कही जाती है. As far as media reporting is concerned, Election Commission went to the Supreme Court, Sir. but the Supreme Court was very clear on this point, that they cannot come in the way of reporting what has been said in court. Also, we are moving towards an era of live streaming, Sir. and in courtroom. So this is going to be part of what will happen in the years to come, and there's really no way to stop. सर, लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल और उठ रहा है कि जिस तरह से जज जुडिशरी ने आउटरीच किया है, विच वी शुड वेलकम एक्चुअली, लेकिन कोर्ट ने एक तरह से एक मीडिएटर की भूमिका ले ली है बिटवीन दोनों केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. how you look this in the whole situation? You see, what is the court supposed to do when there is a vacuum? When every day they get reports around them, and every day they can even see for themselves that the state in which they are sitting is suffering because of a lack of oxygen. A certain amount of quota has been asked for by a state government. The central government comes forward and says, no, this is too much. Now, the question is, it is too much, will be decided later. But at the moment, you can make out that people are suffering. People are dying in hospitals for a lack of oxygen. So what else do you expect, except that the courts will come forward and go ahead and say that, yes, we will step in, we will ensure that from henceforward, Delhi, as a state, to give you an example, will get so many metric tons of oxygen. This is a natural corollary when there is a vacuum, when there is a sense of chaos. Sir. If people feel that the central government is not doing its job or the state government are not doing their job, then what option does the court have except to step in? The courts will step in to try and rectify things. And if you can see from the public mood also, everybody is very happy with what the court has done. प्रोफेसर दिनेश सिंह, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है सर. जब अगर हम अपने पूरे इंडियन सिस्टम में और ख़ासकर बजट को देखें तो लगभग हमारे पूरी जीडीपी का 1% ही खर्चा होता है हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं पर, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमरा गई है. आपको ऐसा लगता है सर कि जो सरकारें हैं वो नई चीज़ों के लिए, नई तरह की दवाओं के लिए, नई तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो विदेशों में हो रहा है, चाहे वो अमेरिका में या लंदन में या तमाम अन्य देशों में हो रहा है, उसके लिए भी अभी देर कर रही हैं हमारी सरकारें, और जिसकी वजह से स्थिति और बुरी हो रही है. और आने वाले समय में अदालतों को इस पर भी सोचना होगा कि वो सरकार को निर्देश दें कि दूसरे देशों में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी अपने यहाँ लाने की कोशिश हमारी सरकारें करें. कुछ हद तक मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं. देखिए, परिस्थिति अभी कहीं सुधर रही, कहीं बिगड़ रही है, लेकिन ये जो समस्या है भारत के सामने, जो चुनौती है, ये अभी चलेगी लंबी और इसमें उतार चढ़ाव खूब आएगा. और जब चढ़ाव आएगा तो भारत को अभी से तैयारी करनी चाहिए कई प्रकार से. पहली चीज जो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, और इसमें कोर्ट्स भी इसको संज्ञान में लें, इसको कुछ इसके बारे में सोचें, सरकार भी सोचे. पहली चीज है कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब तेजी पकड़ेगा. अभी तो बहुत धीमी गति से चल रहा है और भारत इस समस्या से समाधान इसका नहीं निकाल पाएगा जब तक इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम मजबूती से नहीं पकड़ेगा जोर. और मुझे उसके आसार दिख नहीं रहे. मैं नहीं जानता परिस्थिति क्या है, कब वैक्सीन आएंगी, लेकिन मुझे यह भी नहीं दिख रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कि वैक्सीन को हम कहीं से एकत्रित करें. भारत में जो उत्पादन हो रहा है ये किसी भी हालत में पर्याप्त नहीं होगा. इस तरह की जनसंख्या है, और अब तो बच्चों पे भी इसका संक्रमण जो है प्रभाव डाल रहा है वायरस का.
तो वैक्सीन की तो बहुत बड़ी कमी है, उसका अभाव है, मुझे दिख नहीं रहा है कि उसको कैसे पूरा करेंगे। हो सकता है कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा, परंतु जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज नॉट इनफ टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी सीन टू बी ऑनेस्ट। उसी तरह इट्स नॉट इनफ टू बी डूइंग समथिंग। इस समय पब्लिक को दिलासा देने के लिए, विश्वास देने के लिए, आश्वासन देने के लिए दिखना भी चाहिए कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं, वो मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा। दूसरी चीज, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी के कुछ अच्छे नए प्रकार की दवाइयां, कुछ नए प्रकार के आ रही है उपचार की चीजें, उसको लेकर मैं भारत में सुस्ती देख रहा हूं, जैसे सुस्त हो गए हैं हम लोग। मैं कई चीजें देख रहा हूं, मैं अमेरिका में देख रहा हूं कुछ आयोडीन को लेकर एक अच्छा स्प्रे बन रहा है, जो कि जैसे एस्मा में लगाते हैं स्प्रे, उसी तरह ये आयोडीन से है कुछ नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, और ये खट से वायरस को मारता है। मुझे नहीं मालूम कि भारत सरकार के वैज्ञानिक, उसके सलाहकार इसको संज्ञान में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसी तरह एक नेजल स्प्रे है जिसको नोबेल लॉरेट एक रहे जिन्होंने इसको काफी पुष्टिकरण किया और उनका समर्थन भी रहा है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को थोड़ा सा नाक की जो अंदर कैविटीज होती है उसमें बसा देता है और 24 घंटे के अंदर 94% से अधिक वायरस को वो मार देता है। मैं नहीं देख रहा कि भारत इस तरफ देख रहा है कि नहीं। अगर देख रहा है तो थोड़ा पब्लिक को भी बता दो इसमें क्या बुराई है। ये सारी चीजें पब्लिक के अंदर एक प्रकार से पैनिक, कष्ट, सब कुछ पैदा करता है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, कोर्ट से भी, कि तालमेल रखते हुए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी की मुखालिफत नहीं कर रहे, जैसा कि शुरू में आई थिंक जस्टिस शुक्ला ने कहा या प्रोफेसर बख्शी ने, कि वी आर ऑल सपोज टू कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच process of our constitutional systems and institutions. Exactly, yeah. So I would expect कि इसका भी सरकार, कोर्ट, एग्जीक्यूटिव सब मिलके इसको संज्ञान में ले और इसको आगे बढ़ाएं। ये भारत अभी संकट में है, चाहे कोई मॉडल कुछ भी कह रहा हो, उतार चढ़ाव आते हैं और जब चढ़ाव आता है तो हम बच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें अभी से खूब तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल। जस्टिस विमलेश शुक्ला, यहाँ पर एक और सवाल है, खासकर आम लोग ये ज़रूर समझना चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ के लिए संविधान की ओर देखते हैं। जब बातें होती हैं, जब बिस्तर नहीं मिलता, जब अस्पताल में अव्यवस्था दिखती है, जिस तरह से सरकार की तरफ से कुप्रबंधन जिसको हम कहते हैं, मिसमैनेजमेंट दिख रहा है, ऐसे में अगर राइट टू लाइफ की बात करें और उसमें भी स्वास्थ्य की बात करें, तो मैं अपने दर्शकों के लिए ज़रूर जानना चाहूँगी कि इन हालातों में संविधान नागरिकों को क्या हक देता है? क्या वो विरोध की आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो वो अपने हक के विपरीत काम कर रहे हैं, या फिर वो जो एक सियासत के नज़रिए से देखे वो चीज़ देखी जाए तो लोग ये कहते हैं कि सरकार के विरोधी हैं? क्या संविधान उनको राइट टू लाइफ में ये हक नहीं देता कि उन्हें अगर स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले तो वो विरोध की आवाज़ उठाएं? देखिए, एक चीज बहुत क्लियर है कि आप किसी भी रिसोर्सफुल आदमी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है जी। बट एक्सेस टू जस्टिस हिंदुस्तान में इजी है और यहाँ पे कोर्ट्स एंटरटेन भी करती हैं, सुनती भी हैं और वक्त जरूरत पड़ने पे रिलीफ भी देती हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, कल कोर्ट की हेयरिंग जो चल रही थी गैस मैटर में, जस्टिस चंचूड़ जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि देखिए, पॉलिसी ले डाउन करना आपका काम है, हम सिर्फ अपने इनपुट्स को दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने पॉलिसी ले डाउन किया और उसमें कोई कमी रह गई तो कोई रेमेडी नहीं है उसकी। इसलिए ये काम जो है, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो किस तरीके से चीजों को स्ट्रीमलाइन करे। तो गवर्नमेंट, आप देखिए, तो नेशनल पॉलिसी करने की बात भी कही गई है, ये जिनके पाले में डाली सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आप फॉर्मुलेट करो। कोर्ट सिर्फ अपने इनपुट्स देती है कि आप इसको यहाँ से सुधार दो, यहाँ से सुधार दो, और बात सही है, हर चीज जाके आर्टिकल 21 पे ही रेस्ट करती है। अगर आपको एक क्वालिटी लाइफ नहीं मिल रही, अगर आपको इलाज नहीं मिल रहा है, इससे बढ़ के आर्टिकल 21 का वायलेशन क्या होगा? और इसीलिए कोर्ट्स देखिए हर मैटर में जो है कोर्ट इंटरवीन कर रही है ऑल अक्रॉस द कंट्री। जितनी हाई कोर्ट वो भी इंटरवीन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है और एक ये बड़ा उपयुक्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिंपल से एप्लीकेशन भी देके आप अपनी बात कहें और आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी और आप अटेंड हो जाएंगे। अदरवाइज आज के तारीख में अस्पताल में बिस्तर ढूंढना ज्यादा डिफिकल्ट की बजाय कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे के आप पता कह लें, वहां से आपको रिलीफ मिलेगी। ये बात सही है कि कोर्ट्स जो है हट के पावर सेंटर
की तरीके से दिख रही है, बट सही बात है कि कोर्ट अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है और कुछ नहीं कर रही, क्योंकि जहां ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जहां इनएक्शन है, वहां कोर्ट्स, और स्पेशली जहां पे वो कोरिलेट करता है विद लाइफ एंड बिल्कुल आप ऐसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। कोर्ट्स तो इस वक्त सपोर्ट करे, और कोर्ट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, और कोर्ट सिर्फ तो करने वाले लोग कहता है कि आप ये काम पूरा कीजिए, या आपकी इसके बियॉन्ड इसको लिए न जाए साहब इसको। जी बिल्कुल, और इस पर प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी भी कमेंट करना चाह रहे हैं। प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, यू वांट टू शेयर योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? Right to life, and right to health are both ingredients. Right to health is an ingredient of right to life and liberty, and Article 21. So, right to health is in conflict with the right to religion or right to hold elections or compete with elections. Sir. And the Supreme Court and High Courts have tried to mediate this conflict. Yes, they do want to do it. So I don't think it again would amount to interfere. But certainly every right has its limits. And if the court feels that sufficient amount of essential commodities are not supplied, and let us say X agency in the government is responsible for it, then obviously calling such a body to account and knowing from them how the supply is arranged is certainly not overreach. It's a part of judiciary seeking constitutional accountability from the administration. Sir. So again, I don't think the contempt action, of course, if it's against a constitutional authority, it certainly entrenches on the somewhat on the field reserved to that authority by the law. Sir. And to that extent, the court should consider the measure carefully. Sir. But Delhi High Court has expounded and exposed, as you call it, mismanagement. But I would call it a number of problems that people actually did. So I think my right to health and my right to life should not depend on commoditization of oxygen, for example, or ambulance, or essential drugs. My right to life must be protected by the state in such situations. And if it's not protected, in the extreme case, in a suo motu proceeding, the court could consider, as the High Court has done, or suggest or direct that contempt prosecution could possibly be launched. But it should be the last resort, as the Supreme Court has already stated the order, but Supreme Court has not vacated the order. And Supreme Court has taken over the task of बिल्कुल सर, यहाँ पर रायन करंजवाला साहब से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगी। जब डॉक्टर दिनेश सिंह ने कहा कि बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट के लिए अभी तक हमारी सरकारें तैयार नहीं दिख रही हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट के या अन्य कोर्टों के इस तरह के बातों से, इस तरह के जो कमेंट्स हैं उससे ये जगें, जैसा प्रोफेसर बख्शी भी कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि रास्ता तो कोर्ट ही, अदालतें ही दिखाएंगी। आपको ऐसा नहीं लगता सर कि इमरजेंसी पावर है सरकार के पास, पैंडेमिक एक्ट में तमाम तरह के उन्हें शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह के किसी भी पावर का एक्सरसाइज नहीं किया और वो सोते रह गए। इस वजह से आज अदालतों को उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। See, what has happened is forget the use of emergency power. Sir. There is normal power in a government. Emergency powers are one thing. Today what we are seeing and today what we are suffering from is a lack of day-to-day smooth functioning of the normal aspects of governance. For example, I can tell you that in my own firm, because we employ a lot of people, Sir. we have put up something called a group, a WhatsApp group called Karanjawala Information.
every day, something 5, 10, 15 different posts come on that group from different people saying, I need this particular drug for this individual. I need an oxygen bed for my brother or sister. I need this thing. So every day we are facing a situation where more and more people are. एक minute, I'm just getting on to say. Sir. Every day we are facing a situation where different people from our office come forward with a flying call and saying that this is required there, that is required there, he needs an oxygen canister, he needs a bed. So these are things which in normal times would happen normally. Because this was not happening, the courts had to step in and had to take control and had to take direction. Because otherwise things would have been just in a vacuum. You know, all that you would have seen, all that you would have seen is that things just wouldn't have happened. Sir. And therefore there is nothing wrong with the way the courts have reacted. As far as the contempt power is concerned, that is a reaction. A reaction to what they feel is a lack of sufficient either empathy or compliance with the government. The Supreme Court rightly stepped in and said, at this point, punishing people who are government officials and who are busy working day to day on the problem is not going to help. But at the same time, the Supreme Court was very clear that the order of the court has to be complied with. The amount of oxygen that people want has to be given. The Delhi government needs so much oxygen. Sir. That oxygen has to be made available. Sir. So this is a normal way the court will function in times of these kind of difficulties, and it's a good thing. Sir. It's not something that people should get agitated about. Because frankly, if courts had not stepped forward, Sir. then people would be just protesting, and it would not be a protest, it would be a cry for help. What people are doing at the moment is not protesting. They are just crying out for help, and they are hoping they can get it from wherever they can get it. सर बिल्कुल, और अपने 70 साल की लगभग आज़ादी के इस दौर में शायद पता नहीं कितने मौके आए होंगे जब अदालतों को इस इतने सम्मान से 130 करोड़ जनता ने देखा होगा। ये दौर भी वैसा ही है जहां पर उम्मीद की किरण केवल अदालत से ही दिख रही है। लेकिन सर रायन करंजावाल साहब, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है, कोर्ट जो है वो आदेश दे सकती है कि आप इतने ऑक्सीजन यहाँ दीजिए, ये बेड मुहैया कराइए, ये टेक्निकल मैटर्स हैं जहां पर करना सरकार को है। यदि जिस तरह से सरकारें फेल हो गई हैं, यदि ये सब कुछ वो नहीं कर पा रही हैं, तो आखिर कोर्ट क्या क्या वो निर्देश दे के अपनी स्थिति कैसे इंश्योर करे कोर्ट कि ये काम हो जाए? क्योंकि हम ये लगातार इस बहस को देख रहे हैं कि कोर्ट के आप टेक्निकल मैटर, सरकार जो क्रिटिक्स हैं वो यही कह रहे हैं कि टेक्निकल मैटर में भी कोर्ट कैसे बता सकती है कि कितने दवाएं लेकर आ पाए, कितनी ऑक्सीजन लेकर आ पाए। देखो, दो चीजें हैं सर। जहां तक टेक्निकल मैटर है, द कोर्ट्स आर असिस्टेड बाय पीपल who have understood the technical problems and have put it before the court. It's not that they are putting out a number from the air. They listen to lawyers on both sides. Both sides, then the lawyers come forward and say, look, this particular state needs this much oxygen. It is not being given this much oxygen. So they listen to the lawyer and then slowly they come to a conclusion. Once they come to a conclusion, the governments also don't normally throw up their hands and say, no, this cannot be done. And then, of course, that is why power of contempt is always there in the court to enforce its authority. That power is always there. It should be sparingly used, but nevertheless, it's always there and can always be used. So, if a court wants to ensure that an order is complied with, it will ensure it. There's no problem. बिल्कुल। जस्टिस विमलेश शुक्ला, अगर इस तरह की चीजें होती है तो आलोचक ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है, जो संघीय ढांचा है कि सभी अंग उपंग अपना अपना काम करें, उसमें कोई डिस्टरबेंस हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, डिस्टरबेंस की बात नहीं है। क्वेश्चन सारा ये है ब्रीच ऑफ ड्यूटी और इनएक्शन, दो चीजें हैं जो कोर्ट के इंटरवेंशन को इनवाइट करती हैं। और ऐसे में
जो अथॉरिटीज है वो भी जो कोर्ट के सामने आती है वो ये नहीं कहते कि नहीं साहब आप गलत कह रहे हो, जो है उनको पूरा राइट है कोर्ट में रिजेक्ट करें कि आप इसमें हाथ मत रखिए। और फैक्ट ऑफ द मैटर है शॉर्टकमिंग्स हैं और कोर्ट भी जो है उनको बस शॉर्टकमिंग्स को कहती है कि आप इसको दूर कीजिए और लिव अप टू द बेस्ट ऑफ द गवर्नेंस इन अ गिवन सिचुएशन। कोर्ट्स अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है, कोर्ट तो इन्हीं से रिक्वेस्ट करती है और इन्हीं से काम करवाती है। और एक एडवांटेज और है कोर्ट को कि कोर्ट ऑन बोर्ड सबको ले लेती है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब कोर्ट के सामने हैं, सब एक दूसरे की बात कहते सुनते हैं डिस्पैशनेट होके, और उसके बाद जो एक राइटफुल कंक्लूजन है जो बेस्ट इंटरेस्ट में है पब्लिक के, वो एक निर्णय पारित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कोई एडवर्सरियल नहीं है, यहाँ पे एंग्जाइटी कोर्ट की और जितने और स्टेक होल्डर्स है सबके एंग्जाइटी एक ही है टू बेस्ट सर्विस टू द पीपल अराउंड जो सफरर हैं। लेकिन सर एक और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि ठीक है कोविड पे तो हम तमाम जो सक्रियता है कोर्ट की देख रहे हैं, लेकिन वो और भी मामले हैं जो बड़े अहम हैं। इस वजह से चूंकि कोर्ट का बहुत बड़ा ध्यान या मैक्सिमम जो अटेंशन है वो आज की तारीख में इस समस्या की ओर है, उनका क्या होगा जो तमाम अन्य महत्वपूर्ण केसेस हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक संतुलन बनाना बड़ा जरूरी है दोनों तरफ से? देखिए आज की तारीख में सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। पहले इस महामारी से निपट लें, उसके बाद बाकी चीजें थोड़ा बहुत तो देर अंधेर होगी, बट अगर इसको चलने दिया गया तो जितना बड़ा नुकसान ये करेगा उतना और कोई नहीं कर सकता। और आप देखिए डेली बेसिस पे आज 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, डेथ भी जो है करीब 4,000 पर डे हो रही है। तो इसलिए इसको टैकल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी बेसिस पे बाकी चीजें वेट कर सकती हैं और बाद में भी हैंडल हो सकती हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश सिंह, यहाँ पर एक और मामला उठ रहा है, वो ये है कि आखिर कोर्ट कब तक इस तरह के मैनेजमेंट में लगी रहेगी, इस तरह के फैसले देती रहेगी, इस तरह के मामलों को सुनती रहेगी? क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी सेकंड वेव है, थर्ड वेव का भी एक अनाउंसमेंट हो चुका है। ये कहा जा रहा है बार बार कि अब हम कोविड के साथ ही हमें रहना सीखना होगा। ऐसे में क्या सरकार को ही ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके कि हम हर बार अदालत के दरवाजे से एक निर्देश लेकर आएँ और तब शायद हालात कुछ सुधरे, इस उम्मीद में रहें? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। ये हम हर वक्त कोर्ट का सहारा लेंगे तो फिर ये देश भी लुढ़क जाएगा, इसकी संस्थाएं लुढ़क जाएंगी। ये नहीं हो सकता है कि हर वक्त कोर्ट की तरफ हम जाएं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सरकार इससे कुछ सबक लेगी, कुछ रास्ते निकालेगी, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी चीजें बना देगी जिससे आने वाली आपत्ति अगर आती है तो उसको संभालने में वो थोड़ा मजबूती से पेश आएगी। परंतु मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए ये थर्ड वेव का हवा बेवजह से उठा दिया गया। मैं सहमत नहीं हूँ इससे, हालांकि बड़े वरिष्ठ लोगों ने उठाया है और मैं उनका आदर करता हूँ, परंतु मैं इसको नहीं मानता। ये तो तब हम लोग नाकाम हो जाएंगे और थर्ड वेव की चपेट में आएंगे अगर भारत इस समय वैक्सीनेशन का कार्यक्रम ठीक से नहीं लगा पाया। तो भारत का तो ध्यान इस समय केंद्रित होना चाहिए लगभग पूर्ण रूप से, कम उन संस्थाओं का जो वैक्सीनेशन से जुड़ी हैं कि मजबूती से वैक्सीनेशन को बढ़ाएं और इसके साथ साथ इन वैक्सीन की एफिकेसी कितने दिन चलती है अभी किसी को नहीं मालूम है। मान लीजिए 4 महीने बाद ये हमारी भारत की जो वैक्सीन है घटने लगेगा इनका प्रभाव, तो हम ऐसे ही चपेट में आ जाएंगे फिर से। तो हमें वैक्सीन स्टॉक बढ़ाना चाहिए कि भाई मान लीजिए अचानक आवश्यकता होती 4 महीने बाद कि जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च में दिया था वैक्सीन, अब वो वैक्सीन का प्रभाव नहीं आ रहा, नाकाम हो रहे हैं, तो फिर से वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज देना पड़ेगा। इसकी ओर भारत सोच रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। और मैं फिर यही अनुरोध करूंगा, हो सकता है सोच रहा हूं, मैं जानता हूं कि अच्छे वरिष्ठ बुद्धिमान गंभीर लोग हैं जुड़े हुए, परंतु दिख नहीं रहा है। एक हम लोगों को भी आश्वासन मिलता है, कुछ सहारा मिलता है, जनता को भी लगता है कि हाँ, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर फाउची हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो निरंतर आकर जनता को आश्वस्त करते हैं, उनको जो है संबोधित करते हैं और जनता भी इससे थोड़ा संतुष्ट रहती है। इस प्रकार का भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा मुझे जो इस तरह की चीजों से अवगत कराए
कि आने वाले दिनों में हमने ये कदम उठाया है या उठा रहे हैं, मुझे ये दिख नहीं रहा है। इसका बहुत अभाव है। पॉजिटिविटी की कमी दिख रही है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स की तो भरमार है पर पॉजिटिविटी की कमी दिख रही है। रायन करंजावाला, यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है कि अगर ये स्थिति रहती है आज की तारीख में, आज के जो हालात हैं उसमें, तो ये कोर्ट की जो अगर इसे हम आउटरीच क्रिटिक्स कह भी रहे हैं तो भी, और वैसे भी ये बहुत ही अच्छा है और हम आम जनता के लिए बड़ा ये सुविधाजनक है और एक आदर्श स्थिति में हम जा रहे हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग होने के भी, इसके मिसयूज होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूं ही कोर्ट अगर एक्टिव रहती है या आउटरीच करती रहती है तो जो अलग अलग संस्थान हैं उनके साथ काम करने में दिक्कत होगी, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। डू यू थिंक सो सर? देखो, एक सिंपल चीज है सर, द कोर्ट्स have not reached out because they wanted to or because they were happy to do it. They have reached out in an unhappy way. They have reached out because they were forced to reach. They have reached out because if they hadn't reached out, nothing would have got done. You know, very few times does a government get caught with so much in it. Sir. Therefore, on this occasion, the court has reached out. I am quite sure that in the future, if there is a third wave, God forbid, the government, the state government, and the private will be well prepared this time to cope with it. See, if there is no shortage of oxygen, if there is no shortage of drugs, if there is ample vaccination going on, then why would a court reach out? A court doesn't need to reach out. A court reaches out only when they find all around them things are on panic, things are in fear, things are on fire. Then the court reaches out. I don't expect this situation to happen repeatedly or again. Thank you. And it should not. Sir, exactly. But sir, this is different situation altogether, definitely. But what if अगर कल को हम कोई political situation देखते हैं जिसमें state government और central government काफी भिड़ रही हो या कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं which is not related with health and all, but definitely it's a political situation. Do you think अगर कोर्ट उसमें कोई टिप्पणी नहीं करेगी, ये हम इस बात देखो, ऐसा है that if there is a conflict between the center and the state, Sir, I'm taking this question just because of in reference of those observation or those जो कोर्ट में बोला गया उन बातों पे, when some judges is saying that क्यों ना आपको जेल भिजवा दें या आपके खिलाफ हत्या का मामला क्यों ना चले, this kind of when these kind of statements come, so definitely दो चीजें sir, those were oral observations made during the course of argument. जैसे मैंने पहले भी कहा, बहस की गर्मा गर्मी में ये चीजें बोली गई. It is not that these things happen every time. And if there is a center-state dispute, unless the matter goes to the court is not going to get into it. The courts always hear only cases which come before them. So the question of the court jumping in other situations is not there. I only see these things happening in this very rare pandemic kind of situation where seeing that things were going wrong, people approach the court. When a person approaches the court and says, look, I need oxygen for my brother, or I need oxygen for my mother, or I need oxygen for my family, and it's not available. Then they call the state government and say, why is it not made available? The state government says that we don't get it from the center. Delhi is not getting its quota of oxygen, then they call the center and inquire as to why Delhi is not getting its quota. So all that the court is also doing is to fill in the gap. They are ensuring that things that should have been done earlier will get done now. That's all. डेफिनेटली जस्टिस विमलेश शुक्ला, आपसे अब हम कार्यक्रम के आखिरी दौर में हैं। एक ज़रूर मैं चाहूँगी कि आप ऐसी जो सलाह देना चाहते हैं इस वक्त सरकार को भी और अदालतों को भी क्या करना चाहिए, अगर आप एक राह सोचते हों, ख़ासकर इस स्थिति में जब हम सभी पीड़ित हैं, हम सभी दुखी हैं, तो आम जनता के दुख को और किस तरह से कम किया जाना चाहिए और ये तालमेल किस तरह से बिठाए रखा जा सकेगा? देखिए, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं
और अपने एक्सपीरियंस से ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में ये बात सही है कि गवर्नमेंट भी प्रिपेयर्ड नहीं थी कि इस सिचुएशन को फेस करेगी, और एक इमरजेंट सिचुएशन, एक ऐसी क्राइसिस आई जो गवर्नमेंट जेन्युइनली प्रिपेयर्ड नहीं थी, और गवर्नमेंट सोच रही थी कि जो बुरे दिन थे वो निकल गए हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की तारीख में इश्यू सारा ये है कि मैक्सिमम कोशिश ये करें कि ये जो चेन है इसको ब्रेक करें, हम लोग सब मास्क पहने, घर में ही रहें, और कोशिश यही रहे कि हम लोग को अस्पताल के दरवाजे तक न पहुंचना पड़े। और क्योंकि एक बारी आप अस्पताल के दरवाजे ढूंढ रहे हैं तो वहां बेड की उपलब्धता नहीं है आज की तारीख में। जहां 4 लाख केसेस रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, आप उसके हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विजुलाइज कीजिए। कोई अरेंजमेंट ऑन द स्पॉट नहीं है। आप बहुत लकी होंगे अगर आपको बेड और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मिल गया। इसलिए आज की तारीख में हमें अपना ख्याल, सबको अपना ख्याल खुद रखना है। अपने अपने घरों में रहें और अपना अपना मास्क पहने, और जितने आसपास हैं सबसे भी यही कहें, दिए से दिया जलाएं कि कृपया अपना ख्याल सुथरा रखें, बहुत ज्यादा सरकारी संसाधनों के चक्कर में न पड़ें। बिल्कुल, और आपके इसी स्टेटमेंट से जो पूरा हालात है वो समझ में आ रहा है, और शायद पूरी बहस भी इसी बात पर थी कि सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई, इसलिए हमारी अदालतों को बोलना पड़ा। डॉक्टर दिनेश सिंह, जुडिशरी का इस तरह से सेंसिटिव होना क्या एक अच्छे भविष्य का संकेत है? देखिए, ये तो भविष्य ही बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है। मैं एक व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ, जो मैंने आरंभ में कहा कि जो 3 स्तंभ है जिसके आधार पे चलती है ये हमारे संवैधानिक जो स्तंभ है, जिनके आधार पर समाज का व्यवस्था चलती है सरकार के माध्यम से और संस्थाओं के माध्यम से, उसमें संतुलन बने रहना चाहिए। उसमें जो एक समन्वय है वो बने रहना चाहिए। ये बार बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो एक दिन जैसे आदमखोर शेर को जब इंसानी खून चख लेता है तो उसको लत लग जाती है। ये कोर्ट भी, जैसा कि जस्टिस शुक्ला ने कहा, ये इंसान है, कल को कहीं संस्थाओं को भी खून की लत लग गई इस प्रकार से हर वक्त जो है हस्तक्षेप करने की, तो ये अच्छी बात नहीं है। और भारत को इसके बारे में भी सबक लेना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों पे इस पे चर्चा करेंगे और इससे भी कुछ समझदारी की बातें, सूझबूझ की बातें निकलेंगी। बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल एंड इमरजेंट सिचुएशंस रिक्वायर एक्सेप्शन एंड इमरजेंट एंड समटाइम्स ड्रास्टिक सॉल्यूशंस आल्सो। तो एक बार के लिए तो ठीक है। बिल्कुल। रायन करंजावाला, बार एंड बेंच की जो रोल है इस वक्त, आप उसको कैसे देख रहे हैं? इस वक्त मुझे तो लगता है कि बार एंड बेंच आर टुगेदर. They are working in unison because the petitions that were filed in court came because of the bar. Many members of the bar were active in combating or trying to combat this pandemic. In fact, the Lawyer Association said that, look, lawyers themselves should be treated in the front line and we should get early vaccination, as some states are giving journalists, which is also correct. The bar and the bench are together. In fact, see, this is a place where I think all of civil society has come together. Because why will anyone say that there should be a shortage of oxygen? Why will anyone say that hospitals should not have beds to give? This is something everybody wants. And I can tell you one thing, it is seeing the situation around us in our own office and seeing it with my friends in Delhi. So many people tell me, so many people who are running companies tell us that our morning starts trying to organize beds for somebody or drugs for somebody, and it ends with that. So this is something that is prevalent all around. Hopefully it will be over soon. And once it is over, then there's one thing that I have said earlier on many TV programs, and I say it again and again. The one thing people should do, the country should do, is vaccinate, vaccinate, vaccinate. I'll give you my own example. Even just now, when I'm speaking to you, I'm COVID positive. But fortunately, I got it 17 days ago. It's over now. Virtually, I'm on the last, me and my wife are on the last Thursday. But you always look fit and fine, sir. Well, one of the reasons is that we were vaccinated. Good, sir. And that is what I wanted to say.
as long as people take the vaccination, there is no guarantee that you will not get it. But at least the chances, and God willing, you will get a mild version, which you will be able to get out of quickly without having to go to hospital. So one of the things that the country must concentrate on is vaccination. And today the Russians have said that they have come out with a vaccine which is a one-dose vaccine, and they call it Sputnik Light. Well, let's hope that we make all effort to get that into our country as soon as we can. बिल्कुल सर, और इसी की उम्मीद हम सभी को है। और हमारे साथ उपेंद्र बख्शी भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र बख्शी साहब, बहुत देर से खासकर जो जजेज के कमेंट्स पे जब बात चल रही थी तो उस पर कुछ बोलना चाहते थे और उस पर उनका पीस ऑफ एडवाइस भी है। प्रोफेसर बख्शी, व्हाट इज योर कमेंट ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स व्हिच यू वांट टू शेयर विद अस? Well, I did that different situations. So I did already about the Madras High Court. That too, it is a sign of judicial exhaustion or exasperation. Sir. And nothing being done despite his instructions and directions to hold steadfast the COVID appropriate behavior, which concerns us all. And implicitly, the Election Commission itself, in issuing orders subsequent to the High Court's orders, has shown, for example, that when ordered that there should be no celebratory celebration. बिल्कुल. So, one can see that it has been goaded into some action, which it should have taken recess. So, in a sense, it's a, please remember, it's a 2-person election commission instead of a 3-person election commission. जी. And the media is full of reports that the second commissioner wanted to file an affidavit and he was restrained from doing so by the commission. Sir. When 2 persons are acting, who is the commission? It's the Chief Election Commissioner. The only entire commission. There are many issues that are there. Sir. So I do agree with you, and I do say, and I have said it in writing in press, that the court should not have gone to the extent of saying what it did. The Election Commission as a whole. Sir. यस सर, बिल्कुल। और जैसा कि हम सब ने इस पूरी बातचीत में इतना तो ज़रूर समझा है कि अदालतें जो भी कर रही हैं इस वक्त, वो शायद इस वक्त की ज़रूरत हैं, और इसी ज़रूरत की वजह को समझने के लिए आज हमने ये पूरी बातचीत की। और रायन करंजावाला साहब, इस शुभकामना के साथ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो, और अभी भी आप हमें ठीक ही लग रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हमेशा फिट एंड फाइन नज़र आते हैं, और आप ऐसे ही बने रहें। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने इस पूरे बहस में एक चीज़ ज़रूर देखी कि हर तरफ नाउमीदी है, हर तरफ नाकामी है, लेकिन शायद इसी नाउमीदी और नाकामी के बीच उम्मीद की किरण भी जगमगा रही है, और वो उम्मीद की किरण हमें अदालतों ने दी है। फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत मशहूर शेर है कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो इस उम्मीद में कि ये शाम ढलेगी और एक दिन वो सवेरा, वो सूरज उगेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे देश के जो नेता हैं, जो हमारे देश के सियासी दल हैं, वो आम जनता के दुखों के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं जितने आज अदालतें दिख रही हैं। और अदालतें यूं ही आम जनता के अधिकारों के लिए, हकों को दिलाने के लिए अपनी जो लड़ाई है वो अदालतें लड़ती रहेंगी। जजेज जो हैं वो यूं ही संवेदनशील रहेंगे जब बात आम लोगों के दुख दर्द की होगी। तो इसी उम्मीद के साथ और इस ताकीद के साथ, इस गुजारिश के साथ कि आप अपना ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क ज़रूर पहनें और बेवजह यहाँ से वहाँ न घूमें। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आपके हाथ में है। जब आप सुरक्षित हैं तो देश भी सुरक्षित रहेगा। इंडिया लीगल में अगली बार फिर मैं हाजिर होंगी आपके सामने एक नई बहस को लेकर, एक नए मसले को लेकर।
तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।